चलो भाई देखो, आज चैप्टर 6 है EMI, ठीक है। फिज़िक्स चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें देख लेते हैं कंटेंट क्या क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, डिफिनीशन वगैरह देंगे। फिर फैराडेज लॉ है, एप्लीकेशन ऑफ फैराडेज लॉ है, उसकी लिमिटेशन वगैरह थोड़ा सा बता देंगे। फिर लेंज लॉ क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, अल्टरनेटर थोड़ा सा इसमें बता देंगे आपको। उसके बाद इसमें और कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल बाद में हम करवाएंगे जैसे हम करवाते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी ये देख लेते हैं, क्योंकि ये जो हम बताते हैं बस आपके थोड़े से थ्योरी के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताते हैं। हम कोई भी इसमें डेरिवेशन वगैरह नहीं कराते, ठीक है। डेरिवेशन कराना होगा तो हम अलग अलग कर देंगे, आप जब बोलेंगे तो कोई भी डेरिवेशन आप बताएंगे तो उसको हम कर देंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन या कैसे आया, आपको थ्योरी नहीं समझ में आ रही है तो उसको भी बता देंगे, आप उसको कमेंट करेंगे तो, ठीक है। इंट्रोडक्शन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है बेटा, जैसे आपको ये बताया गया था, ऑर्स्टेड ने ये बताया था कि भाई कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उसमें क्या होता है कि चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, मतलब करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। तो किसी और साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट ने ये सोचा कि भाई उल्टा भी होना चाहिए ना इसका, भाई मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट भी फ्लो होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर है तो उसमें अगर हम वायर ले जाएं तो वहाँ पर करंट फ्लो हो जाना चाहिए। तो ऐसा सोचा, तो जैसे आप जानते हो जहाँ सोच वहाँ राह। तो जब आपने सोचा और उसको किया, उसके बाद आपने पा लिया भाई। तो फैराडे ने इसके बारे में सोचा था कि भाई उल्टा सोच के देखते देखे होता है क्या। हालांकि उनको शुरुआत में कामयाबी नहीं मिली, कुछ दिन बाद उनको कामयाबी मिली, साल 2 साल बाद। और इतनी छोटी कामयाबी थी कि सब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि भाई इतना छोटा सा करंट हम, या इतना छोटा सा जो करंट आपने प्रोड्यूस किया है इतना मेहनत करने के बाद 2-3 साल, तो इसका क्या करेंगे। लेकिन वो छोटी सी चिंगारी आज क्या है, हर जगह फैल गई है, हर जगह आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है उसी थ्योरी की वजह से। तो उसका उल्टा मतलब जो आपका चैप्टर नंबर 4 में आपने ये पढ़ा था कि भाई ऑर्स्टेड ने ये बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर कोई है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो फैराडे ने सोचा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट भी हो जाएगा, लेकिन उतना आसानी से उन्होंने नहीं पाया। उसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत दिन तक इंतज़ार किया, तब जाके उनको मिला। और छोटा सा मिला, उसका मजाक उड़ाया गया वो छोटी की वजह से। लेकिन कोई भी कामयाबी छोटी बड़ी नहीं होती है, ये सिद्ध करती है कि आज वही लॉ हर जगह बड़े बड़े पूरे दुनिया को रोशन कर दिया। हर पूरे दुनिया में आपके पास करंट है, इंड्यूस करंट है, उससे बड़े बड़े कंपनियां, बड़ी बड़ी लाइट्स, बड़े बड़े गाड़ियां चल रही, ठीक है। तो छोटी कामयाबी बड़ी कामयाबी नहीं होती है, वो कितना एप्लीकेबल है आपके जीवन में या इंसानों के जीवन में या आपके दुनिया में, वो कितना एप्लीकेबल है ये डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द पार्ट ऑफ द फिजिक्स विच कैन प्रोड्यूस बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, जब आपका किसी भी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंडक्शन, उसी को बोलते हैं इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। क्यों इंडक्शन बोलते हैं भाई, अगर कोई भी कॉइल है या वायर है किसी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज मूव करेगा, या वो अपना पोजीशन चेंज कराएगा, या अपना एरिया, हाँ यू कैन से, उसमें मतलब फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस EMF डेवलप हो जाता है। इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो ये सब मैंने पहले बता दिया, ये सब सारी चीज़ें मैंने बताया। तो इंट्रोडक्शन है, प्रोड्यूस बाय सम इन्फ्लुएंस आउटर और इनर। इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है बेटा, प्रोड्यूस बाय सम इन्फ्लुएंसर, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होगा, कुछ ना कुछ कॉज होगा जिसकी वजह से इंडक्शन होगा। अब वो कॉज अभी हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या कॉज हो सकता है। तो प्रोड्यूस बाय सम इन्फ्लुएंसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इफ इन्फ्लुएंसेस इंडक्शन इज ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर कोई भी इंडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस की वजह से, इसलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। इंडक्शन अफेक्टेड बाय मीडियम एंड डायमेंशन। ये जो इंडक्शन होता है ना, वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, मीडियम और डायमेंशन पे। जैसे आपका रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता था किस पे,
डायमेंशन और टेम्परेचर पे और उस पर भी मटेरियल पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करता था। इसी तरीके से इंडक्शन भी है, ये मीडियम और डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है। देखो इंडक्शन को हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। सिर्फ इंडक्शन बोलेंगे तो उसको सेल्फ इंडक्शन ही समझा जाएगा, सिर्फ इंडक्शन बोलेंगे तो उसको सेल्फ इंडक्शन ही समझा जाएगा, तो उसको हम एल से डिनोट करते हैं और इसका एसआई यूनिट होता है हेनरी। आपका यहाँ पर देखो ये परमिटिविटी है, ये परमिबिलिटी है, सॉरी ये परमिबिलिटी है। अगर ये म्यू नॉट रख देता तो ये क्या होता है, एयर की परमिबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ म्यू है, इसका मतलब ये मीडियम है, कुछ ना कुछ मीडियम है वहाँ पर। कोई भी जो आपका इंडक्शन हो रहा है वो किसी न किसी मीडियम में हो रहा है, इसलिए म्यू है, ठीक है, या म्यू एम भी लोग लिख देते हैं। नंबर ऑफ कॉयल, ये जो आपका कॉइलिंग है जो भी है उसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, तो वो एरिया उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो आपका सर्कुलर कॉयल है या रेक्टेंगुलर है या आपका स्क्वायर कॉयल है, जो भी हो उसका एरिया कितना है। लेंथ ऑफ कॉयल, लेंथ टोटल कॉयल का लेंथ कितना है। अब ये नहीं कि लेंथ वो वायर का लेंथ, कॉयल का लेंथ, वायर और कॉयल में फ़र्क है। वायर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ये लेंथ कॉयल का लेंथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ इससे पहले हम कुछ कंपैरिजन करेंगे, जैसे कैपेसिटेंस और इंडक्टर में, कैपेसिटर और इंडक्टर में। कैपेसिटर में आई क्या होता था, सी डी वी अपॉन डी टी। उसी तरीके से इंडक्टर में आपका क्या हो जाएगा, V इक्वल टू होगा एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये कुछ एनालॉगीज हैं जिसको आप देख सकते हैं। तो कैपेसिटर में आपका जो दो कैपेसिटर अगर सीरीज़ में रहेगा तो आपका ये होगा, जैसे रेजिस्टेंस रहता था ना तो उसका उल्टा हो गया, तो रेजिस्टेंस की तरह है ये आपका। ये इंडक्टर क्या है, रेजिस्टेंस की तरह, उसी की तरह जुड़ रहा है। अगर पैरेलल होगा तो क्या होता था, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसी तरीके से आपका इंडक्टर भी है। उसके बाद वहाँ पर देखो आपका आता था कि देखो इसमें क्या, कैपेसिटर में आपका V लिया जा रहा है हर जगह। देखो यहाँ पर V लिया जा रहा था, I इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। यहाँ देखो आपका स्टोर एनर्जी क्या है, CV स्क्वायर होता है, आप जानते हो V वोल्टेज है, यहाँ पर V क्या है, वोल्टेज है। इसी तरीके से यहाँ पर जो स्टोर एनर्जी क्या होगा इंडक्टर में, वो ये होगा स्टोर एनर्जी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एनालॉगी था कैपेसिटर और उसमें रेजिस्टेंस वगैरह में थोड़ा सा एनालॉगी था। अब आ जाइए फैराडेज एक्सपेरिमेंट। देखो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट तो बहुत दिन तक किया था, लेकिन उनको कोई कामयाबी नहीं मिली थी। क्यों कामयाबी नहीं मिली थी, कि उन्होंने कॉइल तो बना लिया, सारी चीज़ें बना लिया, उस पर गैल्वेनोमीटर भी जोड़ दिया और मैग्नेट को भी रख दिया और अपना इधर उधर कर रहे हैं, कभी मैग्नेट इधर रख रहे हैं कभी उधर रख रहे हैं, तो उससे कोई उसमें डिज़ायरेबल चेंज नहीं हो रहा था उसके फ्लक्स में, इसलिए उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, कोई इंडक्शन नहीं हो रहा था। इंडक्शन क्या बोलता है, फ्लक्स चेंज होना चाहिए। इंडक्शन क्या बोलता है, फ्लक्स चेंज होना चाहिए। लेकिन इस फैराडे के पहले ये सब पता नहीं था कि फ्लक्स चेंज होना चाहिए। फैराडे ने ही इसको बताया कि भाई फ्लक्स चेंज होने की वजह से ही इंड्यूस करंट डेवलप होती है, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होता है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में एक कॉइल लिया, एक आपका परमानेंट मैग्नेट लिया। देखो ये परमानेंट मैग्नेट है, जानते ही हो। तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि आपका ये जो फ्लक्स है वो चेंज नहीं हो रहा है। भाई ये जितना जा रहा है फ्लक्स उतना ही जा रहा है, कोई इसमें आगे पीछे मतलब इसमें चेंज ही नहीं हो रहा है। जितना मान लो 2-3 निकल रहा है तो 3 ही निकल रहा है, फ्लक्स चेंज हुआ नहीं। फ्लक्स चेंज हुआ नहीं तो इंडक्शन नहीं हुआ, इंडक्शन नहीं क्यों, तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस ईएमएफ नहीं प्रोड्यूस हुआ तो इसमें करंट नहीं फ्लो हुआ, इंड्यूस करंट, ठीक है। अब देखो एक्सपेरिमेंट इसमें 2-3 है, लेकिन मतलब मैं 2 ही बताया हूँ। एक ये एक्सपेरिमेंट है और एक एक्सपेरिमेंट है कि कॉइल को ले जाते हैं, मतलब एक कॉइल बना लिया यहाँ स्टेशनरी, एक कॉइल ये बन गया, इसमें गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया और एक कॉइल पे क्या कर दिया हमने, सप्लाई दे दिया। एक कॉइल को हमने बैटरी दे दिया या इसमें एसी दे दिया। क्या दे दिया, एसी। ये आपका सप्लाई है। तो इसमें क्या होगा, सप्लाई देने से इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल को इधर मूव कराएंगे, तब क्या होगा, इसमें भी फ्लक्स चेंज होगा, बढ़ेगा फिर घटेगा, ठीक है। जब ऐसे ले जाएंगे तो पहले शुरू में क्या होगा, बढ़ेगा, फिर बाद में घटता चला जाएगा, है कि नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट को दुनिया के सामने रखा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा छोटा सा डिफ्लेक्शन, छोटा सा एक करंट मिला और उसका मजाक भी उड़ाया गया। लेकिन मजाक उड़ाने वाले उड़ाए, लेकिन उसका यूज़ करने वाले यूज़ किए, ठीक है।
तो जिसकी जैसे भावना होती है वैसे उसको रिजल्ट मिलता है। ठीक है। अब फैराडे का पहला लॉ ये था कि ये थोड़ा सा वो है, थ्योरेटिकल लॉ है। पहला लॉ थ्योरेटिकल है, मतलब थ्योरी दिया, दूसरे लॉ में उसको मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया। तो ये लॉ, ये फैराडे पहला लॉ इन्होंने बताया कि भाई दिस लॉ स्टेट दैट इफ देयर विल बी ए रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, अगर मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, उसी की वजह से आपका इंडक्शन होगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अगर उसमें रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो फिर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, है कि नहीं। दूसरा लॉ क्या है, वो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो किसके बराबर होगा, रेट ऑफ फ्लक्स चेंज, रेट ऑफ फ्लक्स चेंज। ठीक है। तो फ्लक्स चेंज क्या होता है, d∅/dt, ये इंस्टेंटेनियस है, दिस मच इज इंस्टेंटेनियस, मतलब किसी भी टाइम पे उसका फ्लक्स कितना चेंज हुआ अगर आपको निकालना है तो आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे। लेकिन आपको किसी एवरेज वैल्यू निकालनी है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल मान लो आपका ∅2 है, इनिशियल ∅1 है, T2 T1 आपने निकाल लिया, यहाँ T1 होगा T2 दोनों नहीं होगा, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ∅2 माइनस ∅1, सॉरी, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, T2 माइनस T1। ठीक है। तो ∅2 क्या हो जाएगा, BA2, मान लो मैग्नेटिक फील्ड सेम है और एरिया मान लो बदल रहा है, या B1, चलो B2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, B1 B2 इस तरीके से, T2 माइनस T1 नियर अबाउट T होता है, क्योंकि T1 अगर 0 मानोगे तो T2 हमेशा T ही लिया जाएगा। ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस एवरेज मैंने बता दिया, दिस इज़ वेरी वेरी इजी। तो फैराडे का ये एक्सपेरिमेंट था बेटा, फैराडे ने एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया कि हमने ईएमएफ कहाँ से प्रोड्यूस किया। ठीक है भाई, साइंस में तो यही होना चाहिए ना, प्रूफ, साइंस में तो यही होता है, आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आपने किया क्या है, उसको दिखाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि हमने वहाँ आसमान से तारे तोड़ लाए थे, ऐसे कहने से नहीं होता। ठीक है। तो साइंस में आपको दिखाना पड़ता है। अब एग्जाम्पल कुछ हमने दे दिया कि जैसे आपको इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकालना है, मतलब छोटा सा, जो छोटे से टाइम के लिए ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा, उसको निकालने के लिए क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे फाई को टी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि फाई आपका टी का फंक्शन है, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो d∅/dt हो जाएगा। यही किसके बराबर होता है, ईएमएफ के बराबर होता है। तो यहाँ पर एट ए टाइम 1 सेकंड पे आपने ये जब डिफ्रेंशिएट किया और टी की वैल्यू 1 रखा तो आपका आ जाएगा 14 वोल्ट, मतलब उस छोटे से टाइम के लिए आपका कितना वोल्ट का वो करंट, वो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, 14। अब ये कॉन्टिन्यूस हो जाए तो मज़ा आ जाए भाई, छोटे से टाइम के लिए उसने 14 वोल्ट दिया, अगर ये कॉन्टिन्यूस हो जाए, मतलब वो हमें मिलता रहे कॉन्टिन्यूस, तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व, हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। तो इसको किया किसने, इसको और आगे साइंटिस्टों ने किया, उसका अल्टरनेटर वगैरह बनाया। अल्टरनेटर आप देखो, बड़े बड़े अल्टरनेटर, बड़े बड़े टरबाइन, इसी पे तो काम करते हैं। ठीक है। तो इस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे ही तो काम करते हैं सब, इंड्यूस ईएमएफ पे। वर्किंग प्रिंसिपल सबका चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ, वर्किंग प्रिंसिपल सब इसी पे काम करते हैं, जितने भी आपके अल्टरनेटर हैं, जितने भी आपके जनरेटर हैं। ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन है, कॉइल इज प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब एक आपका कॉइल है वो परपेंडिकुलर प्लेन में रखा गया किसी सोलेनाइड के, सोलेनाइड है, हाँ सोलेनाइड है। तो देखो यहाँ पर है, एक कॉइल इज प्लेस्ड, इट इज विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ये, इसका प्लेन, मतलब एरिया और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, मतलब θ0। भाई एरिया जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में फील्ड भी है, ये एरिया है और इसी डायरेक्शन में फील्ड है ऐसे। ठीक है। तो θ0 हो गया। तो आपका क्या हो गया बेटा, कैलकुलेशन करोगे, क्या निकालना है आपको, ये देखो ईएमएफ निकालना, वेरी गुड। ईएमएफ निकालना है तो क्या होता है, फार्मूला आपका लिखा हुआ है कि नहीं, d∅/dt, फाई आपका ये हो जाएगा। अब dV/dt दे दिया है, नहीं dR/dt दिया, कोई बात नहीं। R क्या है आपका, सर्कुलर है, πr² d/dt हो जाएगा, और यहाँ B बाहर आ जाएगा, क्योंकि B आपका R का वो नहीं है, R का नहीं है ना, R का कोई फंक्शन नहीं है, B तो दिया ही है, cos θ0, cos 0 की वैल्यू होती है 1 हो जाती है।
कर लो, बस निकाल लो। बी आपका है कितना, 0.5, कोई बात नहीं, 0.5 यहाँ रख दो। इसका जब डिफ्रेंशिएट करोगे एरिया का तो क्या बन जाएगा, सरकमफ्रेंस बन जाता है। और यहाँ डी आर अपॉन पहले आर के रेस्पेक्ट में होगा, फिर आर का भी होगा, डी आर अपॉन डी टी भी होगा। ये आपका चेन रूल होता है। कॉस जीरो की वैल्यू 1, बस इसकी वैल्यू निकाल दो, क्या आ जाएगा। डी आर अपॉन डी टी दिया है ना, डी आर अपॉन डी टी 0.1 mm/s है, तो इसको मीटर में बदल लेंगे, 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 दूना 10, और आर आपका कितना दिया बेटा, आर आपका गिवन है 0.05। ओके, तो 5 दूना 10 मतलब 1 पाई, और यहाँ पर आर आ गया 0.05 मिलीमीटर, और यहाँ पर आ गया डी आर अपॉन डी टी कितना दिया, 0.1 mm, मतलब 0.1 × 10⁻³ ये तो बड़ा कम आ रहा है वैल्यू। 0.1 मतलब 0.005 आ जाएगा, 0.005 - 3 आ जाएगा 5 पाई × 10⁻⁻6 आ जाएगा वोल्ट। ईएमएफ इतना आ जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा ईएमएफ है, लेकिन ये बहुत बड़े काम कर रही है। लेंज लॉ, अब देखो लेंज लॉ क्या है। एक्सपेरिमेंट मैंने फैराडे का बता दिया, फैराडे पे कुछ क्वेश्चन करवा दिए। अब लेंज लॉ क्या होता है कि फैराडे ने, देखो जो फैराडे ने बताया था ना, तो फैराडे का कुछ ड्रॉबैक है। ठीक है, फैराडे ने कुछ कमियां छोड़ रखी थी अपने उसमें लॉ में। तो देखो यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर फैराडे का ड्रॉबैक। तो फैराडे का ड्रॉबैक अगर यहाँ लिखा होगा तो देख लूँगा, नहीं तो अभी मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, 1 मिनट में देखता हूँ कि फैराडे लॉ का क्या ड्रॉबैक है। अगर यहाँ होगा तो बच्चे इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, देखो फैराडे लॉ का एक ड्रॉबैक मैं वैसे लिखवा देता हूँ आपको, लिख लो। इसमें जगह छोड़ा है लेकिन मैंने लिखा नहीं, तो यहाँ पर लिख लो बेटा। फैराडे लॉ का ड्रॉबैक क्या था। फैराडे लॉ का ड्रॉबैक ये था, सबसे पहले ड्रॉबैक ये था कि ये जो लॉ होता है वो इन्होंने ये बताया था कि भाई ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है, d∅/dt, है कि नहीं। d∅/dt क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अपॉन ए, और यहाँ d/dt कर दो। ठीक है, तो ये लॉ ऐसे बताता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है ना, इंड्यूस ईएमएफ है, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना है, मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए हमने चेंज कर दिया कहीं पर, ऐसे मान लीजिए एक कॉइल हमने ले लिया, और यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, एक कॉइल है, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया। क्या कर दिया, ऐसे हमने इसको घुमाना शुरू कर दिया। कैसे, ऐसे ओमेगा दे दिया, ये घूमने लगा, ऐसे ये घूम रहा है, तो इसका मतलब ये फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। भाई एक बार घुमा दिया तो उसमें एनर्जी आ गई तो इंड्यूस ईएमएफ आ गया, इंड्यूस ईएमएफ आ गया तो उसमें फोर्स आ जाएगा तो क्या होगा, इसको घुमाता रहेगा ये। भाई एक बार फोर्स आ गया तो इसमें हमेशा क्या होता, भाई वो एनर्जी मिलती रहेगी। एक बार फोर्स आ गया तो एनर्जी की वजह से रुकेगा थोड़ी, वो फोर्स आ गया तो वो घूम रहा है, और उसकी वजह से ईएमएफ जनरेट हो रहा है। इस वजह से वो क्या होगा, कंटिन्यूअस ऐसे घूमता रहेगा। लेकिन ऐसा होता तो है नहीं। ईएमएफ क्या होता है, इंस्टेंटेनियस मिलता है आपको, थोड़ी टाइम के लिए मिलता है। फैराडे ने ऐसे नहीं कंटिन्यूअस ईएमएफ नहीं वो किया था। फैराडे का जो ईएमएफ था वो बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट था, एकदम मतलब छोटे से टाइम के लिए था। तो लेकिन ये इनके हिसाब से अगर ये करेंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड एक ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड उसमें हमने कॉइल रख दिया, उसको घुमा दिया, एक बार घुमा दिया तो उसमें क्या जनरेट हो गया, ईएमएफ जनरेट हो गया। तो क्या हो गया, अब उसमें फील्ड आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, फोर्स लगने लगेगा तो क्या होगा, फोर्स क्या होगा, जब फोर्स लगेगा तो उसमें टॉर्क डेवलप हो जाएगा, वो फिर घुमाता रहेगा उसको। तो ये तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। हमें मतलब कोई किसी फ्यूल की ज़रूरत ही नहीं है, ना तो किसी हमें एटॉमिक एनर्जी की ज़रूरत है। एक हम बोले ले मैग्नेट के दोनों तरफ रख दें, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, उसमें एक कॉइल लें और उसको ऐसे घुमा दें, फिर उसमें फोर्स लगता जाएगा, फिर हमारा एक अल्टरनेटर बन जाएगा। अल्टरनेटर से हमें बिजली मिलेगी तो हम जब चाहेंगे तब अपना उसको यूज़ कर लें। तो ऐसा तो होता नहीं है कि नहीं भाई। किसी अल्टरनेटर को चलाने के लिए क्या चाहिए, इंजन की ज़रूरत होती है ना, बाहरी इंजन की ज़रूरत होती है, या टरबाइन की ज़रूरत होती है, या कुछ ना कुछ आपको मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल पावर की ज़रूरत होती है उसको घुमाने के लिए। तो उसको घुमाने के लिए
अब ये लॉ तो ये कह रहा है कि भाई अगर आपने एक बार घुमा दिया ईएमएफ जनरेट हो गया, ईएमएफ जनरेट हो जाता है तो क्या होता है, फील्ड जनरेट होता है, फील्ड जनरेट होने की वजह से क्या होता है, फोर्स आ जाएगा, फोर्स आएगा तो कपल बनेगा, वो टॉर्क ऐसे घुमाता रहेगा, फिर एक बार बन गया तो बन गया। तो लेंज ने इसको सही किया था। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के खिलाफ है। सबसे पहला ड्रॉबैक है क्या, फैराडे का ड्रॉबैक, फैराडेज लॉ का ड्रॉबैक, डीमेरिट्स कह सकते हैं आप, डीमेरिट्स। तो सबसे पहले ये क्या होता है, वायलेट, ये क्या करता है, वायलेट करता है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। दूसरा क्या होता है, पहला तो ये हो गया। दूसरा होता है कि ये बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट होता है, वेरी वेरी स्मॉल करंट होती है। कोई बात नहीं, इसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को ये वायलेट करता है। तो लेंज ने इसको समझा और इन्होंने ये बताया, लेंज ने क्या बताया, लेंज ने बताया कि बेटा कि ये जो फैराडे में जो उन्होंने इक्वेशन दिया मैथमेटिकल ना, उसमें हम ये करेंगे कि माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, माइनस। मतलब जो इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या होगा, बाहर वाला जो दिया हुआ जो फ्लक्स है, जिसकी वजह से मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, चाहे जिसकी वजह से फ्लक्स अगर कॉइल में चाहे जिसकी वजह से चेंज हो रहा है तो उसका अपोज करेगा। मतलब वो साइन क्या होगा, ईएमएफ का क्या होगा, साइन अपोजिट होगा किसके, कॉज ऑफ चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। चाहे जिस वजह से, चाहे जिस कारण से, चाहे जिस कॉज से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसका अपोज करेगा ईएमएफ। तो अब इससे क्या हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ डिफाइन हो गया, बच गया। क्यों, क्योंकि मान लीजिए अब ये कहता है कि भाई माइनस लगाने से ये होता है कि हमारा ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है वो निगेटिव साइन है। मतलब कोई चीज़ जब दे रहे हो तो उसका क्या हो रहा है, अपोज कर रहा है। ऐसा नहीं कि उसको लेके और खुद बढ़ रहा है, तो ऐसा तो होता नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि आप इनपुट लेके और आप बिना खाए पिए आप काम करते रहेंगे या बिना कोई तेल डाले आपका इंजन चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। अपोज करने से क्या होगा, रेजिस्टेंस पैदा होगा, है कि नहीं। तो उसके लिए आपको उसको बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट में एक फोर्स लगाना पड़ेगा। बस यही तो है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। भाई कोई एनर्जी किसी में चेंज होती है तो जैसे मान लो कहीं बढ़ रही है तो कहीं घट रही है, यही तो होता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, कि नेट एनर्जी हमारा कांस्टेंट रहता है, कहीं घट रही है कहीं बढ़ रही है, कहीं बढ़ रही है तो कहीं घट रही है। समझ गए ना। और फैराडे वाले में ऐसा नहीं था, सिर्फ उसमें बढ़ना ही बढ़ना था, ईएमएफ बढ़ता ही रहता। प्रैक्टिकली नहीं था, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट जो था वो था। प्रैक्टिकली तो हो ही नहीं रहा था, प्रैक्टिकली तो बस थोड़े से टाइम के लिए ईएमएफ जनरेट हो रहा था। लेकिन वो ये कह रहे थे नहीं हो जाएगा, आपको ईएमएफ कंटिन्यूअस मिलेगा, मतलब उनके थ्योरी के हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो उसको लेंज ने सही कर दिया। लेंज ने क्या किया, लेंज ने बताया भाई कि द डायरेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, जो इंड्यूस ईएमएफ होता है फैराडे ने जो बताया है वो हमेशा अपोज करेगा क्या, जिसकी वजह से वो खुद जनरेट हुआ। तो उन्होंने सिर्फ माइनस लगा दिया, इस वजह से आपका एनर्जी कंजर्वेशन लॉ बच गया। मतलब आप अगर जब तक कोई इनपुट नहीं दोगे तो आउटपुट के लिए ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई जा सकती जो बिना खाए पिए चलती रहे और आप केवल ये वर्क करती रहे। ऐसी कोई मशीन, ऐसा कोई मोटर नहीं बनाया जा सकता जो किसी भी बाहरी एनर्जी लिए बिना खुद चलता रहे और खुद ही सारी काम कर डाले। तो ये आपका लेंज ने उसको सही कर दिया कि भाई अगर आप काम करोगे तो थकोगे तो रुकोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, आपको इनपुट करना पड़ेगा, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो मोटिवेट करने के लिए आपको इनपुट डालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी दोगे तभी वो जाके काम करेगा, मतलब एनर्जी किस में चेंज होगा तब जाके वर्क होगा। ऐसा है नहीं कि बिना एनर्जी दिए वो वर्क कर रहा है, ठीक है। ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के खिलाफ है। समझ में आई बात। तो इन्होंने इस तरीके से बना दिया, उसको इस तरीके से आप लिख सकते हो। लेंज लॉ में इंड्यूस देखो, इंड्यूस भी फील्ड इन द लूप ऑफ द वायर इज सपोज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। जो आपका ये इंड्यूस करंट होता है ना, इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द फ्लक्स, देखो जैसे आपका मैग्नेट है, कोई किसी भी कॉइल के आसपास ऐसे ले जाओगे, मतलब मूव कराओगे, तो फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा।
कभी फ्लक्स 2 जाएगा, कभी 3 जाएगा, कभी 1 जाएगा, मतलब इस तरीके से चेंज रहेगा। तो चेंजिंग फ्लक्स ही तो चाहिए हमें इंड्यूस ईएमएफ के लिए, ठीक है। तो चाहे इंक्रीज़ करोगे चाहे डिक्रीज़ करोगे, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये आ रहा है, ये देखो ये लेंज लॉ बताया गया। जब तुम पास में ले जा रहे हो मैग्नेट को, तुम पास में ले जा रहे हो कॉइल के, तो यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसके अपोजिट है, मतलब ये भी नॉर्थ बन जा रहा है, ये भी क्या बन रहा है, नॉर्थ, मतलब इसको अपोज कर रहा है आने से। नॉर्थ नॉर्थ क्या होगा, दोनों एक दूसरे के को अपोज करेंगे। लाइक पोल है ना, लाइक पोल क्या करते हैं, अपोज करते हैं। तो लेंज लॉ ने ये बताया कि भाई आने का, ये जब आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड तो ये आने का अपोज करेगा, तो इसमें फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये जा रहा है, जैसे मान लीजिए ये इधर हम भेज रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है नहीं नहीं तुम बढ़ो, तो इसको खींचने की वो जाने नहीं देगा, अब इधर खींचेगा, बोलेगा नहीं इधर आओ, तो इसका मतलब ये एस बन जाएगा, ठीक है, ये वाला एस बन जाएगा। इस तरीके से ये अपोज करता है चेंज का, जैसे आ रहा है तो आने भी नहीं देगा, जा रहा है तो उसको खींचेगा। खींचने के लिए क्या चाहिए, साउथ पोल चाहिए ना, ये नॉर्थ है तो इसको खींचने के लिए साउथ पोल चाहिए, तो यहाँ साउथ बन गया। तो यही है लेंज लॉ, यही है लेंज लॉ, ठीक है। अब देखो कुछ पॉइंट्स हैं लेंज लॉ में, उसको आप देख लीजिए। लेंज लॉ डिसाइडेड पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। वही पोलैरिटी क्या होगी, जो आपका ईएमएफ जनरेट होगा वो बताता है लेंज लॉ, हमेशा कॉज के उल्टा, जिस वजह से ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसी के उल्टा होगा डायरेक्शन, वजह के उल्टा होगा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज क्लोज सर्किट इज टू अपोज द कॉज ऑफ प्रोड्यूसेस। हाँ, मतलब ये जो आपका कॉजेज है वो प्रोडक्शन कॉज का अपोज करता है करंट। इफ द फ्लक्स इज इंक्रीजिंग इंड्यूस ईएमएफ, हेंस इंड्यूस करंट विल ट्राई टू डिक्रीज फ्लक्स द वाइस वर्सा। मतलब वही, अगर आपका इंक्रीजिंग इंड्यूस ईएमएफ है तो करंट क्या होगा, करंट को क्या करेगा, वो डिक्रीज करना चाहिए। इट इज़ बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ये मैंने बता दिया। द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज बाई, अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, या मतलब वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम किस तरीके से चेंज करवा सकते हैं, उसमें 4-5 चीज़ें। ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं, फ्लक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जब आप कैसे कैसे चेंज होगा भाई, ईएमएफ जनरेट होने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए ना, तो वो इसमें 3-4 मेथड हैं, यूज़ कर सकते हो। एक तो है एरिया घटाओ बढ़ाओगे तो क्या होगा, एरिया घटाओगे बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ लाइन कम होगी ज़्यादा होगी, है कि नहीं। नंबर ऑफ लाइन कब ज़्यादा होने से फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। एक है आप चेंजिंग भी यूज़ करिए, आप कॉन्टिन्यूस भी यूज़ ना करिए, मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो रहा है, वही वेरिएबल है, तभी आपका फ्लक्स चेंज होगा। अगर आपने किसी कॉइल को ऐसे मान लीजिए ऐसे घुमा रही हो ऐसे, तभी आपका क्या होगा, एरिया चेंज होगा बार बार, पहले मैक्सिमम एरिया मिलेगा, फिर थोड़ा थोड़ा कम, फिर 0, फिर बढ़ता जाएगा, तो एरिया चेंज होगा तब भी फ्लक्स चेंज होगा। नंबर ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ लूप बढ़ा दोगे तब भी होगा, नंबर ऑफ लूप बढ़ा दोगे तो आपका फ्लक्स चेंज हो जाता है, ठीक है। उसमें फिर आपको ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन्स मिलेंगी अगर आप नंबर ऑफ लूप बढ़ाओगे। फिर इलेक्ट्रिक करंट आप यूज़ कर रहे हैं, वेरिएबल इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करो, डीसी ना यूज़ करो, डीसी ना यूज़ करो, आप वेरिएबल इलेक्ट्रिक करंट करोगे तब भी आपका क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, तो आपका फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पता चला डीसी करंट से आपका ईएमएफ चेंज नहीं होता। अब देखो वो जो एरिया बढ़ाने उड़ाने से जो मैंने कॉज बताया ना, कितने तरीके से फ्लक्स चेंज हो सकता है, उसको मैंने डिटेल में बता दिया। देखो ये आपका ये है, पहले एरिया आपका यहाँ से यहाँ तक है, पहले एरिया यहाँ से यहाँ तक है, मान लो ये एरिया, बाद में एरिया क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस कर दी थी, ये पूरा एरिया हो गया, यहाँ से यहाँ तक एरिया बढ़ गया। मतलब A1 आपका कम था, A1 आपका क्या था बेटा, L, ये आपका लेंथ L है, और ये मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट आपका X है, X1, और A2 कितना हो गया, L तो वही रहेगा, ये वाला तो L रहेगा, और ये X2 रहेगा, मान लो यहाँ X2 है, X1 X2, ठीक है। तो इस तरीके से A1 A2 बदल जाएगा, तो इससे आपका मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बदलने से आपका फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो आपको इस तरीके से ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, और ईएमएफ इक्वल टू होता है BVL, क्या होता है, BVL,
कैसे आया BVL, ये देखो, ये फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, BA/dt ना। अब आपका B है ही, A आपने क्या निकाला, L निकाला बेटा, A निकाला आपने लेंथ इंटू विड्थ। विड्थ कितना है, विड्थ आपकी ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम कट जाएगा, BVL आ जाएगा, समझ गए। EMF इक्वल टू BVL, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन, E इक्वल टू BVL। अब इंड्यूस EMF बाई चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तो आपका इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा। मतलब मान लीजिए यहाँ पर आपका जो B यूज़ कर रहे हो, मान लो वेरिएबल है, मान लीजिए यहाँ पर आपका वेरिएबल है, जैसे यहाँ सटा है आपका फील्ड, और दूर आप जा रहे हो तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा दूर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिक चेंज होगा, और ऑटोमेटिक चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, आपका फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा, ∅1 मान लीजिए यहाँ पर ∅1 है, फिर यहाँ चला आया, ये ∅1 है, ये ∅2 है। ∅1 ∅2 में B अलग अलग है, आपका एरिया सेम है। ∅1 क्या है, B1A, ∅2 क्या है, B2, A तो सेम है ना, इसलिए आपका फ्लक्स चेंज होगा, डेल फाई आपका होने लगेगा। क्यों, क्योंकि आपका है कहाँ हो, ठीक है। तो ये आपका फ्लक्स चेंज होगा, इस वजह से आपका EMF प्रोड्यूस होगा। अब देखो यहाँ रोटेट करेंगे, कोई भी कॉइल को रोटेट करेंगे तभी आपका EMF जनरेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपका फ्लक्स चेंज हो गया। उसके बाद देखो इंड्यूस करंट को भी हम बदलेंगे, AC यूज़ करेंगे तो करंट आपका क्या वेरिएबल होता है, उससे आपका वेरिएबल फ्लक्स जनरेट होगा। वेरिएबल फ्लक्स जनरेट होगा तो आपका EMF जनरेट होगा, ठीक है। अब मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वगैरह ये सब बाकी है, इसको हम आगे बता देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है।